Assalamu alaikum. The topic we will be discussing today is pleural effusion. ठीक है, pleural effusion क्या है? अच्छा, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि लंग्स जो है उसके अपने जो लेयर्स होते हैं वो एक होता है पैराइटल प्लेयर, ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर होता है। फिर इनर लेयर जो होता है वो विसरल प्लूरा होता है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। अब हमने न्यूमोथोरैक्स में पढ़ा था कि इस प्लूरल स्पेस में जो है एयर की कलेक्शन हो जाती है। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा कि इस प्लूरल स्पेस में कोई फ्लूइड जो है वो जमा होगा, ठीक है, लेकिन फ्लूइड जो है वो बिल्कुल मतलब कोई पस या कोई लिम्फ नहीं होगा, वो क्लियर फ्लूइड होगा। तो कलेक्शन ऑफ क्लियर फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज नॉन एज प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखें तो ये है प्लूरा, ठीक है, आउटसाइड द लंग जो है लाइनिंग करता है। अच्छा, ये प्लूरल यहाँ पे अगर हम आप देखें तो यहाँ पे जो है ये लंग कोलैप्स हो गया है और यहाँ पे जो स्पेस है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा, प्लूरल इफ्यूजन से क्या होता है कि लंग कंप्रेस हो जाता है और लंग की कंप्रेशन की वजह से जो है सिवियर चेस्ट पेन होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस स्पेस में कोई ब्लड हो तो उसको हम हीमोथोरैक्स कहते हैं, अगर लिम्फ हो तो पाइलोथोरैक्स है, और अगर पस है तो फिर इम्पाइमा है, ठीक है। ये इम्पाइमा वगैरह ये हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। अब जो ये लंग है इसके प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसका नेचर क्या होगा, ये तो या ट्रांसुडेटिव इन नेचर होगा या एक्सुडेटिव इन नेचर होगा, ठीक है। ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्लूइड ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। अच्छा, अब जो विसल होता है जैसे कि ये है ना, इसमें अंदर एक प्रेशर होता है, इसको ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है कि विसल्स के अंदर जो ब्लड होता है ना उस ब्लड को इस वेसल्स के अंदर मेंटेन रखता है, यानी इसकी फ्लो को वेसल के बाहर जाने नहीं देता। ये ऑनकोटिक प्रेशर है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो फ्लूइड अप्लाई करता है कि वो जो है वीन्स या वेसल्स से बाहर आ जाए, ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होते हैं, यानी जो प्रेशर इस फ्लूइड को वेसल्स के अंदर मेंटेन रखता है वो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इस वजह से ये फ्लूइड अंदर रहता है और बाहर नहीं आता। अब अगर बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उन एबनॉर्मेलिटी में ये प्रेशर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब ऑनकोटिक प्रेशर तो नॉर्मली ज़्यादा होता है ना, लेकिन अगर कोई सिस्टमिक एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो ये ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इफ इंक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर इन बॉडी ड्यू टू एनी सिस्टमिक एबनॉर्मेलिटी, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन डिक्रीज, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज, फ्लूइड कम आउट, दिस इज ट्रांसुडेटिव, ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिक एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हो सकते हैं, किडनीज की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो उस वजह से जो है ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है और फ्लूइड जो है वो वीन से बाहर आने लगता है। तो एक तो ये ट्रांसुडेटिव नेचर हो गया, एक ये प्लूरल इफ्यूजन काज करता है, ठीक है। अच्छा, इफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज आल्सो लीक ऑफ फ्लूइड बट कंटेन नो प्रोटीन्स बिकॉज वॉल्स ऑफ वीन आर फाइन, एलडीएच एंड प्रोटीन्स कांट लीक, ठीक है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी लीक ऑफ फ्लूइड होगा, लेकिन इसमें प्रोटीन्स और एलडीएच जो है वो नहीं होगा, मतलब ये वीन है ना, ये वीन है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो सिस्टमिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से ज़्यादा हो जाए तो फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए तो उससे भी जो है फ्लूइड बाहर आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ सिंपल फ्लूइड होगा, उसमें कोई प्रोटीन्स या एलडीएच वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांसुडेटिव नेचर ऑफ प्लूरल इफ्यूजन होगा। एक्सुडेटिव किन केसेस में होगा, व्हेन देयर इज एबनॉर्मलिटी इन वेसल्स ओन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ड्यू टू टीबी, नमूनिया, प्रोटीन, एलडीएच, फ्लूइड कम आउट, ठीक है। अब ये वेसल्स है, एक तो हमने पढ़ा कि इंकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो उससे जो है फ्लूइड बाहर आएगा, लेकिन वो सिर्फ सिंपल फ्लूइड होगा, इसमें प्रोटीन्स एलडीएच वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वॉल ऑफ वेसल्स है ये रप्चर नहीं हुआ होगा इन केस ऑफ सिस्टमिक एबनॉर्मेलिटी। लेकिन अगर बॉडी में पहले से कोई और लंग की एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल टीबी है, नमूनिया है, तो टीबी और नमूनिया में जो वेसल्स के वॉल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, तो इस वजह से इस फ्लूइड में प्रोटीन और एलडीएच भी बाहर आएगा, तो इस वजह से ये फ्लूइड जो है ये एक्सुडेटिव इन नेचर होगा, ठीक है। अच्छा,
अब जो है हमें किस तरह फ्लूइड से पता चलेगा कि ये ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव है। तो हम जो है लंग से इस प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे और उसमें प्रोटीन्स और एलडीएच के अमाउंट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये अमाउंट 0.6 से ज़्यादा हुआ तो ये एक्सुडेटिव इन नेचर है, अगर ये कम हुआ तो ट्रांसुडेटिव इन नेचर है। ये प्लूरल इफ्यूजन की एक्सप्लेनेशन थी कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है और प्लूरल इफ्यूजन में जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसकी नेचर क्या होती है। तो ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है, एक्सुडेटिव भी हो सकता है। ट्रांसुडेटिव कब होगा? जब कोई सिस्टमिक एबनॉर्मेलिटी मतलब किडनीज या एल्ब्यूमिन वगैरह में एबनॉर्मेलिटी आ जाए। और एक्सुडेटिव इन नेचर कब होगा? जब बॉडी में पहले से कोई और एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो लंग की, जैसे कि नमूनिया, टीबी। ठीक है, इससे जो है वॉल्स ऑफ वीन्स रप्चर हो जाते हैं, इस वजह से फ्लूइड में जो है वो एलडीएच और प्रोटीन भी उस रप्चर वॉल्स के थ्रू बाहर आता है। तो ये ट्रांसुडेटिव हो गया। अब जब हमारे पास पेशेंट आएगा प्लूरल इफ्यूजन का, तो क्लिनिकल फीचर्स उसके क्या होंगे? क्योंकि ये फ्लूइड डेवलपमेंट है, ठीक है, तो ये स्लोली बिल्डिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल इन टीबी, नमूनिया, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर। टीबी जब कॉज होता है नमूनिया या लिवर सिरोसिस या किडनी फेलियर, तो ये सारे स्लो बिल्डिंग प्रोसेसेस है। तो इस प्रोसेस के साथ साथ जो है प्लूरल इफ्यूजन स्लोली डेवलप होगा। ठीक है, तो इसका पेशेंट जब आएगा वो ये हिस्ट्री बताएगा कि पहले उसको मॉडरेट पेन था लेकिन सडन इंक्रीज इन पेन ऑकर हुआ। ठीक है, और इसके साथ जो है कफ के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। साइंस क्या होंगे? हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन पे देखेंगे क्या क्या साइंस है। ठीक है, इंस्पेक्शन पे हमें हाइपोक्सिया मिलेगा, मतलब ब्रीथिंग रेट जो है उसका ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। पाल्पेशन में जो है ट्रेकिया डिविएशन होगा, क्योंकि देखिए ये ट्रेकिया है, यहाँ पे लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्लूइड डेवलप होगा तो ये लंग स्लाइटली एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन की वजह से जो है ये ट्रेकिया डिविएट हो जाएगा। ठीक है, लेग्स एक्सपेंशन एट अफेक्टेड साइट, रेजोनेंट ऑन परकशन। अच्छा, अब हम परकशन करेंगे तो वहाँ पे तो फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड जब प्रेजेंट होता है तो फिर परकशन नोट हमें रेजोनेंट करेगा। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन में हमारे पास जो जगह जहाँ पे फ्लूइड डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे ब्रीथिंग साउंड्स जो है वो एब्सेंट होंगे। अच्छा, एक्सुडेटिव नेचर का जो होता है ना, एक्सुडेटिव किस चीज़ की वजह से होता है? जब लंग में पहले से कोई टीबी, नमूनिया वगैरह वो प्रेजेंट हो ना, तो वो तो एक लंग में भी हो सकता है। तो इसलिए एक्सुडेटिव नेचर वाला जो होता है प्लूरल इफ्यूजन वो नॉर्मली एक लंग में पाया जाता है, जबकि ट्रांसुडेटिव तो सिस्टेमिक है ना, तो वो दोनों लंग्स पर इक्वली एक्ट करता है। तो ट्रांसुडेटिव में दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब हम प्लूरल इफ्यूजन के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में हमें ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव का पता चल जाएगा। अगर एक लंग का कोई एक पार्ट जो है वो अफेक्टेड है तो मतलब कि ये ट्रांसुडेटिव है। अगर दोनों लंग्स के अफेक्ट है और फ्लूइड जो है फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड इस तरह लंग्स के बेस पे आ जाता है तो वो एक्सुडेटिव इन नेचर है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे हमें बेटर पता चल सकता है। ठीक है, दिस इज द बेटर इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर इको हमें सुनाई दिया तो मतलब कि ये थिन फ्लूइड प्रेजेंट है, ट्रांसुडेटिव है। मतलब हमने पढ़ा ना ट्रांसुडेटिव जो है वो सिर्फ सिंपल फ्लूइड होता है, इसमें प्रोटीन्स और एलडीएच नहीं होता। तो मतलब अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे इको सुनाई दी इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसुडेटिव है। अगर इको सुनाई ना दे तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सुडेटिव है। ठीक है, अच्छा, तो रेकोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इस केस में होता क्या है कि प्लूरल फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है और ये प्रोसेस जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड और सीटी होता है। मतलब आप फ्लूइड एस्पायरेट कर रहे हैं तो आप उसके साथ सीटी या अल्ट्रासाउंड करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस या गलत जगह पे प्रिक वगैरह या वो ना लगे। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक स्टेज जो है वो तो रेकोसेंटेसिस जो है वो प्लूरल इफ्यूजन के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है और वो उस केस में किया जाता है जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो। अगर फ्लूइड कम हो तो फिर ये नहीं किया जाता। ठीक है, अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो फिर हम एस्पायरेशन कर सकते हैं। बायोप्सी भी हम कर सकते हैं कि फ्लूइड को चेक करें, अगर कोई पस लिम्फ वगैरह है तो मतलब कि वो फिर प्लूरल इफ्यूजन में नहीं आता, फिर वो कोई और इन्फेक्शन या कुछ हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट हम अकॉर्डिंग टू द कॉज ट्रीट करेंगे। पहले काज फाइंड करेंगे कि सिस्टेमिक काज है या कोई नमूनिया, टीबी वगैरह की वजह से है। ठीक है, ट्रांसुडेटिव है तो हम सिस्टेमिक इंक्वायरी करेंगे। अगर एक्सुडेटिव है तो मतलब कि टीबी, नमूनिया या इस तरह कोई डिसीज़ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द काज हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हुआ है तो थेरापेटिक एस्पायरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा इस डायग्राम में देखिए ये एक्सरे है। अच्छा, जब फ्लूइड डेवलप होता है ना तो एक्सरे इस तरह यहाँ पे जो है वाइट अपेयर होगा, वाइट अपेयरेंस होगी। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे जो है फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है,
सिनेरियो में जो है हमें ज़्यादातर प्लूरल इफ्यूजन के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा सेलेक्टिव या कुछ ख़ास नहीं होते, मतलब इससे हमें कंफर्म पता नहीं चल सकता कि ये वाकई ही प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं। तो इस वजह से हमें ज़्यादातर सिनेरियो में बताया हुआ होता है, हमसे सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट वगैरह और वो पूछते हैं। जैसा कि ये सिनेरियो है कि 30-year-old मैन है, OPD केम टू OPD 3 weeks हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ। He was advised chest X-ray which showed massive left-sided pleural effusion। ठीक है, pleural effusion लेफ्ट साइड में हुआ है। सेम इज द नेक्स्ट वन। ठीक है, अच्छा ये हमारा टॉपिक प्लूरल इफ्यूजन कवर हुआ, बहुत छोटा सा आसान सा टॉपिक है। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।